तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करो उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण अपडेट बता दूं। आज 19 तारीख है और ये कहानी भी आज कायदे से रिकॉर्डेड ही है, क्योंकि 21 तारीख को 21 जनवरी साल 2023 यानी 2 दिन बाद मुझे अपनी आई ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाना है, यानी आंखों के इलाज के लिए। अब जाने के बाद मैं कई दिनों तक अनुपलब्ध रहूँगा। तो ऐसा नहीं है कि कहानियाँ नहीं आएंगी, कहानियाँ मैं 2-3 दिनों तक मेहनत करके, यानी आज 19 है, 20 और 21 को भी दोपहर को निकलूँगा। तो 2-3 दिनों तक ये मेहनत करके 8-10 घंटे काम करके कई कहानियाँ रिकॉर्ड कर लूँगा, एडिट करके छोड़ दूँगा, थंबनेल बना दूँगा। उसके बाद किसी को बता दूँगा, वो उसको सिखा भी दूँगा। हालांकि एक एडिटर है, उसको पता है, लेकिन कभी उसको अपलोड करने नहीं दिया हूँ, अपलोड खुद ही करता हूँ। तो अपलोड वगैरह तमाम चीज़ें वो कर देगा। तो ऐसे हो सकता है कि 25-26 तारीख तक मैं लौट आऊँ, लेकिन मेडिकल कंडीशन है, पता नहीं कितना वक्त लग जाए, क्या हो, ऑपरेशन हो क्या नहीं हो। तो ऐसे कंडीशन पे हो सकता है कि मैं ना भी आऊँ। तो जब तक हो सकेगा कहानियाँ रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलती रहेंगी। ना आऊँ तो आप लोग परेशान मत होइएगा, इंतज़ार कीजिएगा, ठीक होके आऊँगा। और साथ ही अगर कहानियों में थोड़ा सा मामला आगे पीछे हो जाए, यानी कभी कोई और सुनाए उसके बाद वो कहानी आपको मेरे चैनल पे मिले, तो ये मत सोचिएगा कि मैंने वो ध्यान नहीं दिया। दरअसल जो भी कहानी आप सुनेंगे वो 19 तारीख या 20 तारीख तक ही रिकॉर्ड हो जाएंगी। उसके बाद वो अपलोड चाहे 22 को हो, 23 को हो, 24 को हो, अल्टरनेट फॉर्म में कहानी अपलोड होती रहेंगी। तो आप लोग भी थोड़ा सा प्यार बनाए रखिएगा। फिर जब ठीक होके आऊँगा तो आप लोगों से फिर लाइव मुलाकात होगी। ये तो रही एक अपडेट, ताकि आप लोग परेशान ना हो कि कभी कहानी ना आए तो मैं कहाँ चला गया। अब आते हैं आज की कहानी की बात करते हैं। और आज की कहानी वास्तव में एक बेहद शर्मनाक कहानी है। और इस कहानी में जो कातिल कत्ल करने की वजह सुनाता है, उसे सुनने के बाद आपको भी एक तरह से बड़ा अफसोस होगा कि आदमी मजबूर हो जाए तो करे क्या। हालांकि कत्ल तो कत्ल है, किसी को भी किसी की जान लेने का हक नहीं है, लेकिन कभी कभार ऐसी कंडीशंस भी आती हैं कि अगला परेशान और मजबूर होकर कत्ल कर ही देता है। तो पूरी कहानी क्या है आपके सामने हाजिर है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है रायबरेली से। रायबरेली में एक गाँव पड़ता है, दाऊद नगर। और इसी गाँव में एक शख्स रहा करता था जिसका नाम था मेड़ीलाल। उम्र लगभग 60-65 साल। भरा पूरा परिवार था, ठीक ठाक खेती बाड़ी थी। कोई काम वाम करता नहीं था, कभी कभार खेत पे चला जाता था। जो बच्चे थे काफ़ी लायक थे, पढ़ने लिखने में भी कोई ठीक ठाक थे, बाकी घर की जिम्मेवारियों में भी वो लोग ठीक ठाक थे। मेड़ीलाल अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार रहा था, तमाम चीज़ें उसकी ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन इसी बीच 20 अक्टूबर साल 2023, यानी कुछ महीने पहले की बात है, 20 अक्टूबर साल 2023 को मेड़ीलाल अपने घर से खेत के लिए निकलता है, लेकिन फिर वो वापस लौट के नहीं आता। अब मेड़ीलाल खेत के लिए निकला और वापस नहीं आया, शाम को निकला था। ये भी हैरान करने वाली बात थी। बहरहाल गांव में अक्सर लोग शाम को निकलते हैं कि चलें देखें जो ऐसी सब्जियां हैं उनकी क्या स्थिति है, शाम को ही लोग जाके तोड़ते हैं। अब शाम को लगभग 6-7 बजे वो निकलता है, हल्का हल्का अंधेरा हो चला था, बोलता है कि खेत पे जा रहा हूँ। उसके बाद रात हो गई और मेड़ीलाल लौट के नहीं आया। अब मेड़ीलाल लौट के नहीं आया तो परिवार वाले परेशान। उन्होंने ढूंढना शुरू किया, फ़ोन किया, फ़ोन स्विच ऑफ जाए। अब देखते देखते आधी रात हो गई, परिवार वाले एकदम परेशान हो गए। उन्होंने गांव में पता करना शुरू किया, हर उस घर पे जहां मेड़ीलाल जाता था, हर उस घर पे जिससे कभी संबंध अच्छे थे, लेकिन कहीं से मेड़ीलाल का कुछ पता नहीं चला। इधर गांव वालों में भी खबर फैल गई कि जो मेड़ीलाल है वो गायब है। गांव वालों ने भी ढूंढना शुरू किया, लेकिन ना ही मेड़ीलाल की कहीं कोई जानकारी मिली, ना ही मेड़ीलाल वापस लौट के आया, न किसी के पास कोई सूचना थी कि मेड़ीलाल आखिर गया कहाँ। अब एक 60-65 साल का बुजुर्ग, ऐसा भी नहीं था कि कोई मानसिक बीमारी है कि कहीं चला गया, ना ही घर में कोई टेंशन, तो फिर गया कहाँ। सुबह हुई, सुबह होने के बाद परिवार वाले इधर खोज रहे हैं। इधर गाँव के कुछ लोग जिनको अपने खेतों पर जाना था, जिनको लकड़ियाँ लेने जाना था, वो जंगल उंगल की तरफ निकलते हैं। और इसी दौरान एक गांव का ही रहने वाला शख्स जंगल की तरफ जाता है। जंगल की तरफ जाने के बाद एक जगह पे उसे कुछ अजीब दिखता है। वो भाग के उस जगह पे जाता है। जाने के बाद देखता है कि वहाँ पे मेड़ीलाल मरा पड़ा है। अब ये चीज़ जैसे ही वो किसान देखता है, फ़ौरन चीखता है, तमाम लोग को इकट्ठा करता है। जो मेड़ीलाल के परिवार वाले थे वो भी भागे भागे जाते हैं। इसी बीच किसी ने पुलिस को इत्तला कर दिया, पुलिस भी आती है और आने के बाद देखती है कि मेड़ीलाल बुरी तरह घायल है,
शरीर पे चोट के निशान हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी ने बहुत बुरी तरीके से मारा है। मेरीलाल के परिवार वालों ने जब ये चीज़ देखी, देखने के बाद वो बदहवास हो गए, क्योंकि एक 65 साल के बुजुर्ग को जिस तरह से मारा गया था वो शायद किसी बहुत बड़ी दुश्मनी का संकेत था। बहरहाल पुलिस वाले बॉडी अपने कब्जे में लेते हैं। कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। इधर मेरीलाल का जो लड़का था उसने कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाया अज्ञात लोगों के खिलाफ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर था, और जो रिपोर्ट आई उसे सुनने के बाद तो एक तरह से पुलिस वाले भी दंग रह गए। मेरीलाल की पसली को तोड़ा गया था, यानी किसी ऐसी चीज़ से उसके ऊपर वार किया गया जिससे उसकी पसलियाँ टूट गई। उसके प्राइवेट पार्ट पे डंडे से मारा गया था। उसके प्राइवेट पार्ट पे किसी नाखून से स्क्रैच के निशान थे। गर्दन को तोड़ दिया गया था, यानी किसी चीज़ से गर्दन इस तरह से दबाई गई, चाहे कोई रस्सी रही हो, कोई चुनरी रही हो, कोई दुपट्टा रहा हो, कोई प्लास्टिक का सामान रहा हो, जिससे गर्दन टूट गई थी। जगह जगह चोट के निशान थे। जो मांस था वो नीला पड़ गया था, यानी जिसने भी मारा था बहुत बुरी तरीके से मारा था, और ऐसे मारने के पीछे कोई बहुत गहरी दुश्मनी ही होती है। अब इधर पुलिस वालों ने जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी और इस हिसाब से कत्ल का अंदाज़ा देखा तो फ़ौरन उन्हें लग गया कि कोई बड़ा दुश्मन ही था जिसने ऐसा काम किया। तो कौन? लिहाजा पुलिस वालों ने परिवार वालों से पूछताछ शुरू की कि कौन ऐसा कर सकता है। परिवार वाले जब ये बात सुनते हैं तो सुनने के बाद हैरान। जब पुलिस वालों ने पूछा कि क्या किसी से कोई दुश्मनी थी, परिवार वालों ने कहा कि नहीं, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। अब इधर जब परिवार वाले कह रहे हैं हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, तो पुलिस वाले कह रहे हैं कि बिना दुश्मनी के तो ऐसे कत्ल होते ही नहीं है। अगर लूटपाट का मामला होता या फिर कोई और मामला होता तो आदमी गला दबा देता। प्राइवेट पार्ट पे मारने का क्या मतलब था? अब पुलिस वाले परिवार वालों से पूछते रहे, परिवार वाले अपने तरीके से जवाब देते रहे। वक्त गुजरता रहा, ना ही कातिल का पता चला, ना ही मकसद का पता चला, और कहानी जहाँ से शुरू हुई थी वहीं घूम के पहुँच गई। पुलिस वाले लगातार परिवार वालों से पूछते रहे कि क्या कोई ज़मीन का मामला था, क्या किसी से कोई दुश्मनी रही है, क्या कभी पुराने समय में कोई झगड़ा रहा हो, क्या मेरीलाल की किसी से कभी झड़प हुई, किसी से कोई बहस हुई। लेकिन तमाम लोगों ने साफ इनकार किया और कहा कि मेरीलाल तो बस अपनी दुनिया में मस्त रहने वाला इंसान है, ना किसी से लड़ाई, ना किसी से कोई झगड़ा, कोई मतलब नहीं। अब इधर जो कत्ल का तरीका था वो दुश्मनी का ही सबूत था, तो फिर ऐसे कैसे? लिहाजा जब पुलिस वाले परिवार वालों से पूछताछ करके थक गए और परिवार वालों ने कोई ऐसी जानकारी नहीं दी, तब पुलिस ने अपना बड़ा पुराना अंदाज अपनाया। दरअसल पुराने टाइम में भी जब पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलता था तो वो अक्सर गांव में घूमती थी, और घूमने के बाद कई लोगों को अपने भरोसे में लेती थी, उनके साथ बैठती थी। बैठने के बाद घंटों तक नॉर्मली बातचीत करती थी। उसके बाद फिर अपना दूसरा तरीका अपनाती थी कि इस केस में आपकी क्या राय है। अब घंटे भर में वो आदमी इतना क्लोज हो ही जाता था और पुलिस वाले इतना क्लोज कर ही लेते थे कि कुछ ना कुछ वो मुंह खोल देता था। यही तरीका पुलिस वालों ने इस केस में आजमाया। पुलिस वाले अलग अलग तरीक़ों से गांव के बीच घुलने मिलने लगे। किसी से दोस्ती कर ली, किसी के घर जाके चाय पी ली। अब पुलिस वाले घर जाके चाय पी रहे हैं तो जो गरीब आदमी जो कभी पुलिस से डरता था, पुलिस का इतना फ्रेंडली बिहेवियर देखे तो वो भी खुश हो जाए। तो ऐसे ही तमाम लोगों के घरों पे पुलिस वाले जाते रहे, घुमा घुमा के पूछते रहे। तमाम लोग अपने तरीके से बात बोलते रहे, लेकिन इसी बीच एक ऐसा शख्स था जिसने एक ऐसी जानकारी दे दी जिससे पुलिस को कुछ उम्मीद की किरण जगी। दरअसल उस शख्स ने कहा कि जो मेरीलाल है वास्तव में तो नेचर का बड़ा अच्छा है, किसी से इसकी कोई दुश्मनी नहीं हो सकती, किसी से कोई झगड़ा लड़ाई भी नहीं हो सकती, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा कैरेक्टरलेस ज़रूर है। और चूँकि प्राइवेट पार्ट पे भी वार किया गया तो ये कहीं ना कहीं कैरेक्टर को भी इंडिकेट कर रहा था। तो पुलिस वालों ने पूछा कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? तो उस शख्स ने डरते हुए कहा कि अगर मेरा नाम ना आए तो आपको एक जानकारी देता हूँ। पुलिस ने कहा बताइए, आपका नाम नहीं आएगा। तो उस शख्स ने कहा कि गांव में एक महिला है जिसका नाम है गीता। ये इस गांव की नहीं है, ये कहीं और की है। इसका मेरीलाल से क्या चक्कर है क्या नहीं है कि 5 साल पहले जब मेरीलाल बाहर से कमा के लौटा तो गीता को भी लेके आ गया, और गीता एक तरह से उसकी गर्लफ्रेंड कहें या फिर लिव इन पार्टनर कहें, किसी गांव में झोपड़ी बना के रहती है, और जब जब मेरीलाल का मन होता है तो उसके पास जाता है, रात भर रुकता है। अब इस केस में एक नई चीज़ पता चली थी कि एक 65 साल का आदमी एक महिला के साथ लिव इन में था। लिहाजा पुलिस वाले अब लिव इन में रहने वाली उस गीता से भी पूछताछ करने का फैसला करते हैं। पुलिस की टीम गीता के पास जाती है। जाने के बाद उससे पूछताछ शुरू करती है, और जैसे ही गीता से मेरीलाल के बारे में पूछा गया
तो शुरुआत में तो गीता ने जवाब इधर उधर दिया, लेकिन जैसे जैसे पुलिस की पूछताछ गहरी होती चली गई, गीता का जो लहजा था वो लड़खड़ाने लगा। अब इधर जब लहजा लड़खड़ाने लगा तो पुलिस ने भांप लिया कि लहजा तभी लड़खड़ाता है जब दाल में कुछ काला हो। अब पुलिस वालों ने शक्ति से पूछताछ की, और जब शक्ति से पूछताछ की तो फिर गीता ने कहा कि हाँ, मैंने कत्ल किया, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। पुलिस वालों ने पूछा क्यों, तब गीता ने पूरी कहानी सुनाई। दरअसल कहानी की असल शुरुआत होती है साल 2018 से। साल 2018 में जो मेडीलाल था, लगभग 60 साल का आदमी था, उसको एक सनक लगती है कि मैं बाहर कहीं जाऊंगा जॉब करने। ये बाहर जाता है जॉब करने। जॉब करने के दौरान वहीं पे उसकी मुलाकात होती है गीता से। गीता पहले से शादीशुदा, एक बिटिया भी थी 14-15 साल की। अब गीता मेडीलाल को जब देखती है तो पता नहीं इन दोनों के बीच क्या हुआ कि एक दूसरे के करीब आ गए। गीता मेडीलाल को पसंद करने लगी, मेडीलाल गीता को पसंद करने लगा। मेडीलाल के पास पैसे वैसे भी ठीक ठाक थे, तो मेडीलाल खर्च वर्च भी बढ़िया करता था। इधर जो गीता का पति था वो बेरोजगार था, कमाता नहीं था। तो ये तमाम चीज़ें गीता को लगी कि एक बिटिया है, मेरी जिम्मेवारी कैसे, बिटिया की जिम्मेवारी कैसे। इधर मेडीलाल प्यार भी करता है, हालांकि ये चीज़ गलत है, लेकिन उस टाइम गीता को बहुत सही लगी। गीता अपने पति को छोड़ती है और छोड़ने के बाद मेडीलाल के साथ रहने लगती है। अब वो मेडीलाल के साथ रहने लगी। रहने के दौरान वक्त गुजरता चला गया, लेकिन इसी बीच कोरोना आ जाता है। अब जब कोरोना आया तो तमाम लोग अपने अपने घरों की तरफ आने लगे। अब मेडीलाल के साथ वहाँ पे तो वो रह रही थी, लेकिन कोरोना में मेडीलाल को घर आना पड़ा। तो फिर गीता कहाँ जाए और उसकी बिटिया कहाँ जाए। तो मेडीलाल कहता है कि एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो। मेडीलाल गीता और उसकी बिटिया रोशनी को लेके आ जाता अपने गांव दाऊदनगर। आने के बाद वहीं अपनी एक ज़मीन पे एक झोपड़ी बना देता है और कहता है तुम यहाँ रहना। हालांकि बच्चे विरोध करते हैं, लेकिन मेडीलाल कुछ सुनता नहीं। बच्चे भी कहते हैं कि ठीक है, अब जो कर रहे हैं करने दो। मेडीलाल गीता को एक तरह से लिव इन पार्टनर के तौर पे अपने गांव में ही रखता है। जब मन होता तब गीता के पास जाता। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, इन दोनों के बीच तमाम चीज़ें ठीक थी, लेकिन जो बेटी थी वो बड़ी होती चली गई। 15 साल की हुई, 16 साल की हुई, 17 साल की हुई, 18 साल की हुई। अब जब बेटी बड़ी होने लगी तो कहीं ना कहीं मेडीलाल की जो नज़र थी उस बेटी पे भी आ गई। अब वो गलत तरीके से बात करने लगा, गलत तरीके से उस बच्ची को छूने लगा, गलत तरीके से अपना इंटेंशन दिखाने लगा। अब शुरुआत में गीता को लगा कि शायद एज ए फादर ही वो उसको प्यार कर रहा, उसको टच कर रहा, क्योंकि रिश्ता तो बाप बेटी का ही था। लेकिन अब ये तमाम चीज़ें जब लगातार होने लगी और उधर जो बिटिया थी रोशनी, वो भी समझदार हो चली थी। 18-19 साल उसकी उम्र हो चली थी। दुनिया उसने देखी थी, तमाम तरह की खबरें उसने, गुड टच बड टच, ये तमाम चीज़ें उसे पता थी। तो लगातार जब ये सिलसिला चलता रहा तो रोशनी ने फिर विरोध करना शुरू किया। और एक दिन हिम्मत करके उसने अपनी माँ को बताया कि माँ, जो ये चाचा आते हैं या फिर जो पापा आते हैं, ये मुझे बहुत गलत तरीके से छूते हैं। अब गीता ने जब ये बात सुनी तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि अब तक मुझे लग रहा था कि ये प्यार जो है बाप बेटी जैसा है, लेकिन बिटिया कुछ और कह रही। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रोशनी ने कहा कि अच्छा एक काम कीजिएगा, आप कभी छुप के देखिएगा कि जब आप नहीं रहती हैं और वो आते हैं तो क्या रिएक्शन देते हैं। गीता ने कहा ठीक है। इत्तेफाक से एक दिन गीता कहीं जाती है। जाने के बाद मेडीलाल को पता चला कि गीता नहीं है, तो घर के अंदर आता है। आने के बाद रोशनी को गलत तरीके से छूने की कोशिश करे, उसको अपने करीब करने की कोशिश करे। गीता ये तमाम चीज़ें छुप के देख रही थी। थोड़ी देर के लिए बाहर जाती, फिर वापस आके देखने लगती है। देखने के बाद अब उसे यकीन हो गया कि बिटिया सही कह रही है। फिर उसने मेडीलाल से कहा कि आज के बाद तुम घर पे मत आना। अब मेडीलाल जब ये चीज़ सुनता है तो सुनने के बाद उसे भी बड़ा अजीब लगा। जो उसके अंदर एक ईगो था कि इन दोनों को इस घर पे मैंने बसाया है, यहाँ ज़मीन दी है, एक कमरा दिया है, तो इन दोनों पे पूरा हक तो मेरा है, ऐसे कैसे हैं। बहरहाल गीता और रोशनी ने विरोध किया कि आज के बाद तुम्हें नहीं आना है। मेडीलाल जिद करने लगा और ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। दोनों के संबंध खराब होते गए और एक तारीख आती है 19 अक्टूबर की। 19 अक्टूबर को रोशनी और गीता अपने घर पे सो रहे थे। मेडीलाल रात को आता है। आने के बाद रोशनी के साथ रेप करने की कोशिश करता है। लगातार रोशनी बचने की कोशिश करती है, वो उसका मुंह दबाता है, तमाम तरह की वो अश्लील हरकतें करता है, लेकिन रोशनी चीखने में फाइनली कामयाब हो जाती है। गीता जग जाते हैं। उसके बाद ये लोग उसको भगाते हैं मेडीलाल को। लेकिन यहीं से अब इन दोनों के मन में एक डर बैठ गया कि आज तो रोशनी बच गई, लेकिन कल को पता नहीं बचे या ना बचे, और गांव में कौन सुनेगा, और कब तक गीता बैठ के रखवाली करेगी। तो यहीं से फिर एक प्लान बना
कि काम करते हैं, इसको अब निपटा ही देते हैं। तो कैसे? तो इसके लिए एक जाल बुना गया। सबसे पहले 19 तारीख को ये घटना हुई थी। 20 तारीख को सुबह से ही रोशनी हल्की हल्की स्माइल देना शुरू करती है उस जाल के तहत। अब वो स्माइल जब मेडीलाल देखता है तो उसे लगा कि इतने दिन से ये भाग रही थी, आज ये स्माइल दे रही है, मुझसे डरती थी, सहमती थी, आज अच्छे से बात कर रही है। अब मेडीलाल को लगा कि शायद उसका जो मकसद है वो कामयाब होने वाला है। उसके बाद रोशनी से कहता है कि आज रात को मैं घर पे आऊँगा, तुम्हें कोई दिक्कत? रोशनी मुस्कुरा के कहती कि मुझे क्या दिक्कत, लेकिन एक काम करना, छुप के आना, किसी को बता के मत आना और पिछले दरवाजे से आना। अब मेडीलाल जब ये चीज़ सुनता है तो उसे तो लगा कि मेरा जैकपॉट लग गया, बेहद खुश होता है। खुश होने के बाद मेडीलाल रोशनी के घर में रात को बिना किसी को बताए छुप के दाखिल होता है और माँ बेटी इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। घर के अंदर दाखिल होता है, रोशनी को टच करने की जैसे ही कोशिश करता है, पीछे से गीता आती है, आने के बाद डंडे से उसकी परवार करती है। मेडीलाल गिर जाता है। गिरने के बाद दोनों माँ बेटी उसकी पिटाई करना शुरू करती हैं, कभी उसके प्राइवेट पार्ट पे डंडा मारती, गुस्से में कभी सीने पे डंडा मारती, और काफ़ी देर तक पिटाई करने के बाद फाइनली उन्होंने चुनरी से मेडीलाल का गला घोटा और गला घोट के उसका कत्ल किया। कत्ल करने के बाद अब लाश का क्या करें? तब इन्होंने सोचा कि अगर लाश को हम कहीं फेंक आएँ तो शायद जानवर खा जाएंगे और किसी को खबर नहीं लगेगी, क्योंकि ये कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल या फिर कोई प्लान के तहत इन्होंने हत्या नहीं की थी कि महीनों तक साजिश रची फिर ऐसे लाश टिकाए लें। वो हीट ऑफ मोमेंट था, 1-2 दिन में बना, तो कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद जो लाश थी उसको चादर में लपेटा, चादर में लपेटने के बाद उसी जंगल में ले जाके फेंक दिया, इस उम्मीद में कि शायद जानवर खा जाएंगे और क्या ही पता चलेगा। अगर कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल होते तो कोई और तरीका अपनाते। अब ये तमाम बयान जब पुलिस वाले सुनते हैं तो सुनने के बाद यहाँ 2 चीज़ें क्लियर हुई। पहला कि एक आदमी, अगर एक महिला हो या फिर आदमी हो, किसी के साथ पारिवारिक बंधन में है, किसी के साथ रिश्ते में है, संबंध में है, उसको पति के रूप में स्वीकार कर चुकी, तो कमाता है नहीं कमाता, ये कोई ऑप्शन नहीं होता कि वो नहीं कमा रहा तो उसको छोड़ के किसी और के साथ शिफ्ट हो जाए। और अगर शिफ्ट होना है तो उससे शादी कीजिए। इस तरह से लिव इन में रहना, चूँकि अगर आप कल्चर अपनाते हैं वेस्टर्न वाला तो आप इंडिया वाला रिस्पेक्ट डिज़र्व नहीं करते हैं, क्योंकि कल्चर से ही सम्मान मिलता है और सम्मान से ही कल्चर होता है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब फाइनली देखते हैं, चूँकि कत्ल किया है तो जेल तो जाना पड़ा, लेकिन जो वजह बताई वो वास्तव में बड़ी दुखदायी थी। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिए। और जो मैंने कहा कि अब वीडियो रिकॉर्डेड ही आएंगी तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग भी, और प्यार लगातार बनाए रखिएगा। ठीक होके जल्द ही आऊँगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे